सभी साथियों का एक बार स्वागत है। अभिनंदन है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और एक बार सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव आ जाइए अपनी सुबह की करंट अफेयर क्लास में। और हम लोग इसके अंदर जो है 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं चैनल के माध्यम से वीडियो को देख सकें और उससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, और उन साथियों से मेरा निवेदन रहेगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और उसमें आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जितने भी वीडियो हर सब्जेक्ट के हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की। और 10 प्रश्नों के लिए आपको लगभग 20 सेकंड का समय मिलेगा और उसका आंसर एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग। विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग का स्थान क्या है? ठीक है, और इसमें ये भारत का स्थान पूछ रहा है। भारत का रैंकिंग में, आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा स्थान है? 65वां, 81वां, 88वां, 77वां या 90वां? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व में आपराधिक देशों की रैंकिंग, विश्व में आपराधिक देशों की रैंकिंग है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान है, तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि रैंकिंग किसके द्वारा की गई है। एक संस्था है, उसका नाम जरूर याद कर लीजिए। इस संस्था का नाम है वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की तरफ से ये जो रिपोर्ट है यह तैयार की गई है। ठीक है, ये इसको संस्था भी आप मान सकते हो। इसने ये रिपोर्ट जो है जारी करी, इस संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी किया। ठीक है, और इसने अलग अलग देशों को अलग अलग स्थान दिया। अब देखिए यहां पर भारत का स्थान, भारत का स्थान इसमें दिया है 77वां, यानी कहा गया कि भारत 77वें नंबर पर आता है आपराधिक दृष्टिकोण से। ठीक है, अब मैं कुछ और दुनिया के देशों की बात करता हूं, उस पर भी बात कर लेता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि नंबर 1 पर जो देश है वो है वेनेजुएला, तो मैं कुछ कैटेगरी बना दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक, वेनेजुएला ये पहले स्थान पर है। एक देश है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, इसको सेकंड स्थान मिला है। अफगानिस्तान अपराध के मामले में तीसरे स्थान पर है वर्ल्ड रैंकिंग में। अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और पांचवें नंबर पर आपका है होंडुरस, होंडुरस। ये 5 देश हैं। इनके अलावा मैं कुछ और देशों के नाम बता रहा हूं। जैसे इस रैंकिंग में अमेरिका को 55वां नंबर, अमेरिका अपराध की श्रेणी में अमेरिका को 55, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम को यहां पर स्थान दिया गया है 65वां। ये हमसे आपराधिक श्रेणी में ऊपर है।
ठीक है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो हमसे भी अच्छे माने गए हैं इस रैंकिंग में, लेकिन ये सही है नहीं सही कह नहीं सकते। यहां पर एक देश बताया गया 92 नंबर पर, 92 नंबर पर रैंकिंग में, और इसका नाम है तुर्की। तुर्की देश कितना फेमस है आतंकवाद के लिए आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको 92 रैंक दी गई है, ठीक है। और जर्मनी, जर्मनी को 100वां स्थान मिला है। जर्मनी तो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट भी रैंकिंग पर यानी 135वें नंबर, 135 देश सम्मिलित किए गए थे, इस 135वें नंबर पर नाम है जापान का। तो नीचे वाले नाम तो सही लग रहे हैं, लेकिन तुर्की का कोई समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका को 55वें नंबर पर रखा गया है, ब्रिटेन को 65वें नंबर पर, और भारत का स्थान इसमें 77वां रखा गया। तो इसका आंसर 77वां है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कैनरा बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे हम कहते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या करता है, इसका काम देख देंगे। भारत में डिजिटल या बैंकिंग ट्रांजैक्शन की देखरेख करता है, देखरेख करता है, ठीक है। और ये एनपीसीआई जो है अंडर में काम करता है, ये आरबीआई के अधिकृत है, यानी आरबीआई का भाग, ये आरबीआई के अंडर में काम करता है, ठीक है। और नेशनल, ये भी एक सार्वजनिक संस्था है। तो ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है, गवर्नमेंट संस्था है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस देश में सीमा पार बिल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए सहयोग किया है, ठीक है। तो किस बैंक ने, यानी विदेश में। तो ये बैंक, ये जो देश है ओमान, कुवैत, कतर, यमन, बहरीन। तो ये आंसर है ओमान। तो देश का नाम है क्या, ओमान। ओमान में सीमा पार बिल भुगतान, सीमा पार बिल भुगतान, यानी जो भारतीय नागरिक हैं, जो विदेश, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं जो ओमान में रह रहे हैं, उनके लिए बिल भुगतान सेवा शुरू करी है। और ये जो बिल भुगतान होगा वो होगा भारत बिल पे लिमिटेड की तरफ से, भारत बिल पे लिमिटेड, भारत बिल पे लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एनबीबीएल, एनबीबीएल, ठीक है। तो भारतीय बिल पे भुगतान की तरफ से होगा। अब ये करेगा तो सहयोग करने का वादा किया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ओमान में रह रहे, यहां लिख सकते हैं हम ओमान में रह रहे, ओमान में रहे रहे भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक या नागरिकों लिख सकते हो, बहुत सारे हैं, भारतीय मूल के नागरिकों के लिए सीमा पार बिल भुगतान योजना
ठीक है, बनाई। यानी जो भारतीय नागरिक हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए योजना बनाई। और इसका काम एनपीसीआई के माध्यम से किसने करा है? कैनरा बैंक ने। ठीक है, और ये सहयोगिक संगठन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ। इसके लिए बैठक हुई नई दिल्ली में, कैनरा बैंक और एनपीसीआई के बीच में। और नई दिल्ली में ये परामर्श दिया गया कि हम भारतीय नागरिकों को कुछ सहूलियत देंगे। और ये मीटिंग हुई है 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल 2023 को ये डील हुई। 12 अप्रैल 2023 को ये डील हुई। तो आप लोग 300 ले लीजिए, आंसर है ओमान। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व चगास रोग दिवस विश्व चगास रोग दिवस विश्व चगास रोग दिवस ये कब मनाया जाता है? अप्रैल के किस महीने में मनाया जाता है? पॉइंट ये है आपका। ठीक है, तो जल्दी बताइए। तो देखिए, ये वर्ल्ड लेवल का डे है और ये 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। एक रोग है, जिस रोग का नाम है चगास। और चगास जो रोग है, यह कीड़ों के काटने के द्वारा, मतलब कीड़े वगैरह काटते हैं के द्वारा पैदा होता है। ठीक है, लेकिन जो चगास है इसका नामकरण कहां से हुआ? तो चगास एक नामकरण है। कीड़े तो कई सारे हो सकते हैं, तो नामकरण है। नामकरण यह है कि जब रोग की खोज इस रोग की खोज पहले की, जिनका नाम था डार्कलोस, जस्टनियानी, खिरो खिरो चगास, इनका पूरा नाम था। तो इनका सरनेम चगास, सॉरी ये हो गया आपका। ठीक है, चगास। ठीक, तो इनका जो नाम था, इसी नाम के सरनेम को हमने कॉपी कर लिया और इस सरनेम को ही हमने क्या कह दिया? चगास रोग। ठीक है, तो ये पॉइंट रखिएगा। इस रोग की इन्होंने खोज करी और ये रहने वाले थे ब्राजील के। तो ब्राजील के डॉक्टर थे ये, ब्राजील के डॉक्टर। और इन्होंने पहला मरीज यानी प्रथम मरीज की खोज करी। प्रथम मरीज की खोज करी, या खोज का मतलब प्रथम मरीज में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए होंगे इस बीमारी के, और वो लक्षण दिखाए थे 14 अप्रैल। तो ये डेट इसीलिए है 14 अप्रैल 1919। 14 अप्रैल 1919 को ऐसे लक्षण ब्राजील में पहली बार दिखाई दिए। ये ब्राजील के ही रहने वाले थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए हर साल ये 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। समझ में आया? ये पॉइंट याद रखना है। अब उद्देश्य देख लेते हैं एक लाइन में, इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है। तो कह सकते हैं इसको चोगा भी कहते हैं, चोगा या चगास, चोगा या चगास रोग। रोग रोग के प्रति जागरूकता, इसके प्रति जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम को
चला जा रहा है, इसलिए उद्देश्य है, इसीलिए हर साल इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी पुष्टि जो है WHO द्वारा भी दी गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी दी गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अगला भी एक क्वेश्चन जो है रोग का ही रिलेटेड है, मतलब ये भी एक तरीके से रोग या बीमारी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न भी हमारा कुछ इस तरीके से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला, तो वैक्सीन को मंजूरी देने वाला तो मंजूरी देने वाला देश है वो कौन सा, इसमें पूछ रहा है। तो ये एक, जितने भी देश आपके सामने लिखे हैं ये सारे अफ्रीकन कंट्री हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो घाना, तो घाना देश ने ये मंजूरी दी है, और ये जो मंजूरी दी है ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं कि मंजूरी मंजूरी दी है वो है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। भाई थोड़ा सा माफी चाहेंगे क्योंकि कई बार वही जो बटन है बैक वाला क्लियर हो जाता है इसमें, इस वजह से वो सारा लिखा हुआ सारा चला गया है। तो वो चीज एक बार आप लोग पीछे पॉज करके बैक करके देख लेना जो मैंने ऊपर डिटेल लिखी है। तो मंजूरी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी। ठीक है, अब यहां हम कहेंगे कि मंजूरी दी किसको, किस देश को, तो घाना को, घाना को मंजूरी दी है। ठीक है, अब घाना को मंजूरी किसके लिए दी है, ये मंजूरी दी है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन के लिए। यानी वैक्सीन के निर्माण के लिए ये मंजूरी दी गई है, और ये जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए है। मैंने एक बार दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बच्चों के लिए वैक्सीन है, और ऐसा करने वाला जो घाना है, घाना ऐसा करने वाला प्रथम विश्व का देश, यानी पहला देश है ये अपने विश्व में भी पहला है और अफ्रीका में भी पहला है। ठीक है, जिसने ये कारनामा बच्चों के लिए किया। अब ये दरअसल में वैक्सीन बनाई है संस्था द्वारा, इस संस्था या विद्यालय कह सकते हो, विद्यालय या फिर कह सकते हो विश्वविद्यालय, ये इसकी मदद से बनाई गई है। ठीक है, और इसका नाम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। यहां रिसर्च वगैरह हुई है, इसके माध्यम से इसको मंजूरी मिली है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसका बहुत ज्यादा जो है वो मदद करी है। ठीक है, और इस ऑक्सफोर्ड विद्यालय द्वारा जो वैक्सीन बनी, इस वैक्सीन का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम, वो थोड़ा कठिन है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है 21 मैट्रिक्स, 21/मैट्रिक्स/M। ठीक है, M का मतलब मीडियम स्तर के बच्चे होंगे जिनकी अधिकतम एज 21 साल है, उन बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये वैक्सीन विशेषकर मुख्यतः
बहुत ही कारगर साबित होने वाली है और ये मलेरिया रोग के लिए है। मलेरिया रोग के लिए कोई वैक्सीन बनी है, ये घाना ने पहली बार बनाई है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक अवार्ड है जिसका नाम है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023। ये अवार्ड है, ये कह रहा है कि अवार्ड ये किससे प्रदान किया गया, ये अवार्ड किसको प्रदान किया गया। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि अवार्ड दिया जाता है किसके लिए, संस्था है। इस अवार्ड को देने के लिए भी एक संस्था बनाई गई है और इस संस्था का नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं ए आई एम ए, ठीक। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये इसकी तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पुरस्कार मिला किसको है, इस बार ये पुरस्कार मिला है, तो वो भी हम जान लेते हैं। कुमार मंगलम, उनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला, ये उद्योगपति हैं, इनको मिला है कुमार मंगलम बिड़ला। और कुमार मंगलम बिड़ला साहब जो हैं वो आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन है। आप जानते होंगे सीमेंट वगैरह भी, तमाम तरीके की चीज जो है इनकी, एक सेलुलर कंपनी भी चलती थी, हालांकि अब वो बीआई होगी, पहले आइडिया थी, तो आइडिया जो कंपनी थी वो इन्हीं के अंडर में आती थी, इसी कंपनी के अंडर में आती थी, आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। तो ये एक से बड़ी संस्था है जिसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। पहले पढ़ते छठा प्रश्न, कौन सा देश 2023 में पहली बार वैश्विक वैद्य सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये मेजबानी और कोई नहीं करेगा, भारत करेगा, क्योंकि भारत से रिलेटेड है। तो भारत इस बार क्या कर रहा है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, या इसको कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की भारत इस बार कर रहा है मेजबानी, मेजबानी कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेजबानी पहली बार है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, ये मेजबानी भारत जो है वो पहली बार कर रहा है, ठीक है ना। भारत में इस बार हो रहा है, ये 2023 की बात है, ठीक है। तो डेट है 2023, ठीक है। खास बात यह है कि प्रथम बार ये मेजबानी हो रही है और इसका जो समय होगा वो समय होगा 2 दिवसीय होगा, द्विदिवसीय द्विदिवसीय सम्मेलन, ये द्विदिवसीय सम्मेलन होने वाला है और ये सम्मेलन चलेगा 20 और 21 अप्रैल 2023, 20 और 21 अप्रैल 2023, ठीक। और स्थान होगा, स्थान नई दिल्ली,
तो दिल्ली में ये सम्मेलन आयोजित होगा। ये खास पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि दरअसल में जो आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कह सकते हो इसको, या फिर कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। तो ये जो एक तरीके का जो सम्मेलन है वो अंतरराष्ट्रीय है। तो इस पर एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन दिवस भी आयोजित होता है, और वो होता है हमेशा 26 अप्रैल को। तो दुनिया में हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध दिवस के रूप में भी अनुयायी इसको मनाते हैं, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट होगा दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। यानी कैसे बौद्ध धर्म को विकसित किया जाए, कैसे बौद्ध धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे शिक्षा के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए कि गौतम बुद्ध ने इस धर्म के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों पर जोर दिया है। यानी बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र को समाज से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा इस सम्मेलन में। और खास बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर यह कोई पहला बौद्ध संघ सम्मेलन है जो इस बार आयोजित हो रहा है, भारत में हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्यों 7 हो गया, 6 तो यही था। चलिए अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। अब ये कुश्ती चैंपियनशिप से, हालांकि हमने लास्ट वीक में 2-3 क्वेश्चन ऐसे पढ़े थे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से जो कजाकिस्तान अस्ताना में चल रही है, लेकिन अभी मैं कुछ फाइनल पॉइंट बताता हूं क्योंकि ये कुश्ती चैंपियन समाप्त हो गई। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसमें कई सारी कैटेगरी है, ठीक है। अब ये जो है ये आयोजित हुआ है इस बार कार्यक्रम अस्ताना कजाकिस्तान में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। ये 2023 का है और प्रथम संस्करण इसका हुआ था। यानी हम कह सकते हैं प्रथम एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ये हुआ था, ये 1979 पहला इसका संस्करण हुआ था 1979 में। और ये दरअसल में जो कुश्ती चैंपियनशिप होती है वो प्रतिवर्ष आयोजित होती है, प्रतिवर्ष, ठीक है। और स्थान था तेहरान ईरान। तेहरान ईरान में ये आयोजित की गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और जो भी कुश्ती चैंपियनशिप के प्रोग्राम है इसको इसकी संस्था है एशिया की, जिसे हम कहेंगे, संस्था का नाम है एशियाई कुश्ती महासंघ। एशियाई कुश्ती महासंघ ये एक संस्था है एशिया महाद्वीप की, ये उसके आधार पर ही आयोजित होते हैं। एशियाई वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, AWF। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब कह रहा है कि 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले उनका नाम है यहां पर सतनाम सिंह, दिलशेर सिंह, जीतराम, प्रेमनाथ, अमन सहावत। तो इनका नाम है अमन सहावत। तो अमन सहावत ने पहला पदक जीता। तो याद रखिएगा इस चैंपियन श्रेणी में प्रथम पदक नहीं है, ये प्रथम स्वर्ण पदक, और वो भी कितनी कैटेगरी में,
57 केजी, पहला स्वर्ण पदक 57 केजी की श्रेणी में जीता, और इनका नाम है अमन अमन सहरावत सहरावत। और अमन सहरावत ने हराया है फाइनल में, इनका नाम है अल्बाज अलवाज समन बेकोब, इनको हराया है। ठीक है, ये हैं आपके किर्गिस्तान के, तो फाइनल में इन्हें हराया है। और जीते कौन है? अमन सारावत। ठीक है, अब मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। यहां पर जो 2023 का कार्यक्रम है, इसको इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, यानी 2023 में ही देखे तो कुल पदक भारत ने यहाँ कुश्ती में कुल 13 पदक जीते। ठीक है, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है, बाकी रजत पदक और कांस्य पदक है, तो कुल 13 पदक आए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें से 7 पदक, जिसमें से 7 पदक, 7 पदक महिलाओं के हैं, अलग अलग श्रेणी में। तो महिलाओं ने 7 पदक जीते। ठीक है, अब बचे हुए 6 पदक हैं केवल पुरुष पदक, तो पुरुष पदक केवल 6 ही आए हैं, पुरुष पदक 6। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, 8वें प्रश्न पर। हाल में ही किसे आरबीआई ने आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी बैंक होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, वो सभी बैंकों के जितने भी एमडीसी होते हैं वो आरबीआई की मदद से ही तय किए जाते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय अग्रवाल, राज विकास वर्मा, मालिनी थी, पुष्पेंद्र सिंह, उत्तम टबरूला। तो इनका नाम है संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल को इन्होंने पद पर नियुक्त किया है। और संजय अग्रवाल की नियुक्ति दोबारा हुई है। ठीक है, क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, कार्यकाल समाप्त होना था, वो होना था 26 अप्रैल सन 2023। लेकिन इनके अच्छे काम को देखते हुए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 3 साल के लिए। तो इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का मतलब क्या है? ये 26 अप्रैल 2026 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, निजी बैंक है, तो आप जानते होंगे। इस बैंक का मेन मुख्यालय है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। लेकिन कॉरपोरेट, सामान्य मुख्यालय, लेकिन विशेषकर जो कॉरपोरेट बिजनेस का मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए, सबसे ज्यादा मुख्यालय भारत में बैंकों के मुंबई में ही है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये बैंक दरअसल में बहुत पुराना नहीं है, 1996 में स्टैब्लिश किया गया था, 1996 में से बनाया गया था। तो जल्दी से इसकी इंस्टॉल ले लीजिए आप लोग। नमा, अगला एक
प्रश्न है, अ हेल्थ, अ हेल्थ, इसमें आधी बात बस इतनी नहीं है, अ हेल्थ मशीन, ए हेल्थ मशीन यह मान्यता प्राप्त एजेंट, मान्यता प्राप्त एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक, ये नामक कार्यक्रम है। अब कह रहा है नामक कार्यक्रम ये किसने शुरू किया, ये कार्यक्रम जो है शुरू किया, तो ये कार्यक्रम किया गया है सचिवालय उत्तराखंड सरकार, सचिवालय उत्तराखंड सरकार, यानी सचिवालय उत्तराखंड सरकार का मतलब है देहरादून, ये देहरादून में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ठीक है, और इसको शुरू किया सीएम पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी ने इसको क्या किया है, शुरू किया, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके अंतर्गत अब ये है क्या, द ए हेल्थ मशीन, इसे हम कह सकते हैं अ हेल्थ एटीएम, एटीएम, ठीक, अ हेल्थ एटीएम का मतलब एक एटीएम की तरह काम करेगा जिसमें सभी नागरिकों को निशुल्क जांचें कराने का अवसर मिलेगा, ये निशुल्क जांचें कराने का अवसर मिलेगा इसको, ठीक है, फ्री में, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहां पर क्या क्या करा सकते हैं आप, कुछ पॉइंट भी दिए जैसे हीमोग्लोबिन, रक्त प्लेट, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि जितनी बीमारियां होती हैं, ये रक्तचाप वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ निशुल्क जो है टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, और ये हेल्थ एटीएम की मशीन से, ठीक है। और इसकी पहल शुरू की गई, पहल, तो इसकी उत्तराखंड में जो पहल शुरू की है वो शुरू की है यस बैंक और, तो यस बैंक और जेके टायर लिमिटेड, जेके टायर, जेके टायर लिमिटेड द्वारा, तो पहल जो शुरू की है इसका जो खर्चा वगैरह उठाएगा वो यस बैंक उठाएगा और जेके टायर लिमिटेड जो है वो इसका खर्चा उठाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या मिला, इसके तहत जो है नौ हेल्थ, नौ हेल्थ मशीन, नौ हेल्थ मशीन दी गई हैं और 40 अन्य मशीनें मिलेगी, मतलब 40 और मिलेंगी, अभी 9 के साथ में स्टार्टिंग कर दी गई है, जिसका उद्घाटन किया है पुष्पर सिंह धामी ने, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये था आपका 9वां प्रश्न। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ये कह रहा है जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी टैगलाइन बचपन से हम लोगों को याद होगी। जब टीवी वगैरह देखते थे तो कहता था LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ये देश की सर्वोच्च सर्वोच्च बीमा कंपनी यानी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। जो कैसी कंपनी है? सार्वजनिक यानी सरकारी कंपनी है। याद रखना ये कैसी कंपनी है? सार्वजनिक कंपनी है LIC। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1956 को मुंबई में। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1956 में इसको बनाया गया था। अब कह रहा है भारतीय जीवन बीमा के मुख्य निवेश अधिकारी, तो इस कंपनी के मुख्य निवेश अधिकारी अभी बनाए गए हैं, वो कौन है? तो इस बैंक के मुख्य निवेश अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो जल्दी से बताइए, इसके सामने ऑप्शन है। तो ये बनाए गए रत्नाकर पटनायक। रत्नाकर पटनायक साहब को इस कंपनी का यानी LIC का मुख्य निवेश अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, और इस बात की, इनके नाम की पुष्टि की गई, घोषणा की गई है LIC की तरफ से। घोषणा की गई है 10 अप्रैल 2023। 10 अप्रैल 2023 को घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, कि भैया ये अब नए निवेश अधिकारी होंगे। रत्नाकर पटनायक ने PR मिश्रा, इससे पहले जो मुख्य निवेश अधिकारी थे वो थे PR मिश्रा, तो PR मिश्रा की जगह लेंगे। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और हम लोग फिर एक नए वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।